होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। ये है थर्ड सेशन 30x30 सीरीज का। 2-3 सीरीज हम साथ में चला रहे हैं। एक 30x30 सीरीज है जिसमें सीडीपी के मिक्स्ड 30 क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ईवीएस के मिक्स्ड 30 क्वेश्चन हम करने वाले हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, पेडागोजी के हम करने वाले हैं सेशंस ऐसे मिक्स। तो जहां भी 30x30 दिखे मतलब मिक्स्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। और जब हम टॉपिक वाइज की बात कर रहे हैं तो एक दिन टॉपिक वाइज, एक दिन 30x30 ऐसे चल लेंगे। मतलब 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, एक दिन टॉपिक वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो होपफुली आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच गया होगा। नहीं पहुंचा हो तो अपने दोस्तों को बता दीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपना सेशन देखना कीजिए शुरू। इसको आप एक टेस्ट की तरह भी ले सकते हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न सिंपल है कि आपके सामने पोल आपको साथ साथ मिलेगा, जो आज निशा के सौजन्य से आ रहा है पोल। तो स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ आपको एक साथ ही मिल जाएगी, मुझे लग रहा है इस वीकेंड मिल पाएगी। इस वीकेंड में बिल्कुल भी फ्री हो नहीं पाई, उस चक्कर में भी आपकी जो पीडीएफ्स हैं तो शायद कमिंग सैटरडे या कमिंग सैटरडे में, वीकेंड भी बिजी हो सकता है। देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर चुके होंगे, कर देंगे। करियर बिल पे जाकर के आप बैचेस में एनरोल हो सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सुंदर सस्ता टिकाऊ सवाल। क्या है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल, यानी कि स्थूल गतिक कौशल का या स्थूल गामक कौशल का उदाहरण है। स्केच बनाना, जीएफ गर्लफ्रेंड से याद रखेंगे, गर्लफ्रेंड नहीं है ये। जीएफ बोले तो ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स। पहले ग्रॉस मोटर स्किल्स आती हैं बच्चे में, बाद में फाइन मोटर स्किल्स आती हैं। ग्रॉस वो जिनमें बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग हो, फाइन मोटर वो जिसमें आपकी हाथ और आंखों की मांसपेशियों का, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़े, है ना। तो फाइन मोटर स्केचिंग में तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन, तो ये तो फाइन का उदाहरण हो गया। कितने लोग सही उत्तर दे रहे हैं? 80% लोग सी उत्तर दे रहे हैं। चलिए, होल्डिंग अ नीडल यानी सुई पकड़ना। सुई पकड़ने के लिए हाथों की मसल्स का प्रयोग होगा, है ना। तो कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, इन सब के लिए फाइन मोटर स्किल्स, क्योंकि हाथ और आंख की मसल। स्केचिंग में भी हाथ और आंखों की मसल का प्रयोग है। वॉकिंग फास्ट, आप तेज चलें, आप धीमे चलें, आपकी ग्रॉस मोटर स्किल्स का ही प्रयोग ज्यादा होगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि इसमें आपकी लेग मसल्स काम में आएंगी, यानी जो आपकी थाई मसल्स हैं, जो पूरा मतलब वो तो बॉडी की सबसे बड़ी जो आपकी, पता ही है आपको, हड्डी भी है वहां पे, तो बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग चलने में होगा। आप तेज चलें, धीरे चलें, दौड़ के चलें, नाचें, गाएं, वॉटेवर। गाने में तो नहीं खैर, बट नाचने में तो जो है वो आपका ग्रॉस मोटर स्किल्स का ही क्या होगा? प्रयोग होगा। तो ये ग्रॉस का उदाहरण हो गई। पुटिंग बीड्स इन अ थ्रेड, यानी धागे में मोती पिरोना। पिरोए कभी, तो वो क्या है? फाइन मोटर स्किल। और आपको पता है, यंग जब हम होते हैं तो हमारी ये फाइन मोटर स्किल्स बेटर होती हैं। टाइम के साथ जो है वो तो सारी ही कौशलों में दिक्कत आती है, बट स्पेशली आपने देखा होगा अपनी मम्मी दादी को कहते हुए कि बेटा एक काम करो, इस सुई में धागा तुम पिरो दो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी नई आंखें हैं। मतलब क्या हुआ? आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बेटर होता है यंग एज में, और फाइन मोटर स्किल्स भी बेटर होंगी ऑफ कोर्स। ठीक है जी। तो पुटिंग बीड्स इन अ थ्रेड, धागे में मोती पिरोना भी फाइन मोटर का उदाहरण है। ग्रॉस मोटर का उदाहरण सिर्फ तेज चलना है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, है ना। पोल लगा लो मैडम, क्या कर रही हो तुम? किसको भेजना है तुम्हें? कौन सा प्रेम पत्र लिख रही हो तुम? ये वर्ड में है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो एनजीओ कम कब भेजना है? तो राहुल को बिठा देती हैं यार, तुम कैसे मैनेज करोगी? देखो, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, बताएंगे आप लोग फटाफट से जवाब देंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। अगर हम बात करें, सी ऑप्शन कह रहे हैं कई लोग, हैं, बताइए एक बार। ये आप लोगों को नहीं सुननी होती हैं ऐसी बातें। देखिए, सी ऑप्शन 51%। प्रॉक्सिमो, हाँ वो दूसरा लैपटॉप लेके साथ में लगी हुई है और एक लैपटॉप पे पोल लगा रही है, तो वो देख के, और मैंने देखा वर्ड खुला हुआ है, तो आजकल मॉडर्न जमाना है, अब लोग ऐसे थोड़ी लिखते हैं प्रेम पत्र, अब टाइप भी कर सकते हैं। देखिए, तो प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सजेस्ट दैट डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम, यानी विकास का अधोगामी सिद्धांत बताता है कि विकास किस ओर से किस तरफ बढ़ता है, यानी दिशा क्या है विकास की। प्रॉक्सिमो डिस्टल, देखिए प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन होता है एक, यानी दिशा का सिद्धांत। उसके तहत आता है आपके 2 सिद्धांत आते हैं प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन के, है ना। दिशा 2 प्रकार की होती है विकास की, प्रॉक्सिमो डिस्टल और दूसरी है सेफेलोकॉर्डल। सेफेल का मतलब ही खोपड़ी है, सर से पैर जाने को सेफेलोकॉर्डल कहेंगे, हेड टू टो।
और सेंटर से पेरिफेरी। तो हेड टू टो तो क्या हो गया, सेफेलोकॉर्डल, सिरोध पदोन्मुखी, जबकि हमसे अधोगामी या प्रॉक्सिमो डिस्टल पूछा है। बात ठीक है नहीं है, बिल्कुल ठीक है। सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज, जनरल टू स्पेसिफिक, अब कहने को तो ये भी सही है, कहने को तो ये भी सही है, बट हमें एग्जैक्टली अगर हमसे पूछा जाएगा कभी भी प्रॉक्सिमो डिस्टल, तो हमें पता है सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज से बेटर आंसर नहीं हो सकता। केंद्र से बाह्य की ओर, मतलब केंद्र से सीमाओं की ओर। केंद्र क्या है आपकी बॉडी का, आपका हार्ट का डेवलप होना, आपकी रीढ़ की हड्डी, फिर आपका यहाँ पे कंट्रोल आता है शोल्डर्स पे, फिर उसके बाद आपका अपने इन आर्म्स पे कंट्रोल आता है, फिर आपका अपने हाथ पे कंट्रोल आता है, फिर उंगलियों पे कंट्रोल आता है। ये क्या है, सेंटर से बाहर की ओर, बॉडी के सेंटर से बाहर की ओर, इसको प्रॉक्सिमो डिस्टल कहते हैं। जब आप सर से पैर की ओर दूसरी दिशा है, तो सर संभालना सीखते हैं, फिर गर्दन, फिर ये वाला पार्ट, फिर पैर, तो खड़े होना सीखते हैं। बेसिकली पहले आप गर्दन संभालना सीखते हैं, बैठना सीखते हैं, फिर आप खड़े होना सीखते हैं। इसका मतलब ऐसे चल रहा है, लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल मतलब हेड टू टो, सेफेलोकॉर्डल। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही है, दोनों विकास की दिशा के सिद्धांत के तहत ही आते हैं। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा फटाफट से। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, बताइए। एग्जैक्टली विकास कह रहे हैं, बहुत बढ़िया विकास। मैम यू आर टायर्ड, यार थोड़ा बहुत तो चलता रहता है ना, क्या ही कर सकते हैं। ऊपर से आज हमने अपनी जमानों पुरानी शर्ट पहनी है, स्ट्रगल के दिनों की है? और बहुत स्कूटी चलाई है पहन के, याद है मुझे 2019 में। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, यानी सामाजिकरण के गौड़ वाहकों में कौन आएगा, बताइए। पहला ऑप्शन है स्कूल। आपको पता है प्राइमरी में कौन आता है, फैमिली। फैमिली दिख रही है कहीं, फैमिली यानी पेरेंट्स। देखिए पेरेंट्स लिखा हो, इमीडिएट फैमिली लिखी हो, है ना, सिर्फ फैमिली लिखी हो, फैमिली मेंबर्स लिखे हो, बात एक ही है, ठीक। तो ये तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये प्राइमरी में आएगा। परिवार प्राइमरी में आएगा हमेशा, प्राथमिक कारकों में सामाजिकरण के, वही स्कूल हमेशा सेकेंडरी, किताबें भी सेकेंडरी, मीडिया भी सेकेंडरी। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमें डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, जो कि सही उत्तर है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 68% लोग ही सिर्फ सही उत्तर दे पाए, जबकि आपको पता था पेरेंट्स कभी भी सेकेंडरी में नहीं आ सकते, सेकेंडरी एजेंसी में नहीं आ सकते पेरेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, यानी जीन पियाजे की थियोरी के अनुसार, at which stage most children can operate on operations and develop hypothetical deductive thinking, यानी लॉजिक भी आ गया, ऑपरेशंस का मतलब लॉजिक से है ना, और हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब है परिकल्पनात्मक निगमनात्मक चिंतन, ठीक है ना, चिंता नहीं चिंतन। बताओ एक बार फटाफट से बताइए, जिससे कि हम आगे बढ़ सकें। फटाफट बताएंगे जल्दी से। डी ऑप्शन 69% लोग कह रहे हैं। बिल्कुल, जब हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग की बात आ जाए, तो ये पियाजे की थ्योरी में हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग और एब्स्ट्रैक्ट थॉट, अमूर्त चिंतन, ये दोनों कहाँ आते हैं, ऑपरेशंस मतलब लॉजिक, किसके बारे में, एब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में। तो डी ऑप्शन इज दी ओनली राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अंत तक जाते जाते कुछ क्वेश्चंस मुश्किल भी मिलेंगे, लेकिन ये कंप्लीट सेट है जिसमें सारे टॉपिक्स आपके हैं। जीन पियाजे गेव इंपॉर्टेंस टू डैश इन दी प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में किसे महत्व दिया। तो रेडीनेस टू लर्न यानी सीखने के लिए तत्परता। नेगेटिव ये हम कर चुके हैं किसी सेट में, मुझे तो याद आ रहा है। फंक्शनल फिक्सनेस होता है एक ही तरीके से किसी काम को करना, ऐसा पियाजे ने नहीं कहा। कॉम्पिटिटिव फीलिंग की बात बिल्कुल नहीं की। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात पियाजे करेंगे ही नहीं। रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, रिवॉर्ड, इन सब की बात पियाजे वाइगोस्की नहीं करते। रेडीनेस टू लर्न, इसका संबंध किससे है, मैच्योरिटी से है, बायोलॉजिकल मैच्योरिटी से है ना, जिसका मतलब होता है जेनेटिक्स से जो हमें समय के साथ रेडीनेस हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में आती है। अगर 2 साल के बच्चे को आप कहोगे कि बेटा कोई सामान उठा करके ले आओ, एक बड़ी सी टेबल उठा करके ले आओ, तो उसके लिए वो संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि अभी रेडीनेस टू लर्न नहीं आया है, अभी उसकी बॉडी, उसका माइंड मैच्योर नहीं हुआ है, परिपक्व नहीं हुआ है उस चीज के लिए। तो पियाजे कहते हैं भाई एक उम्र में आप 2 से 7 वर्ष में एक सिलेबस पढ़ाते हो, फिर कॉम्प्लेक्स टॉपिक बाद में आते हैं। क्यों, क्योंकि बच्चे के अंदर बायोलॉजिकल मैच्योरिटी भी साथ में आएगी, समय के साथ रेडीनेस आएगी सीखने की। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। अमरजीत एक बच्चा है और उसके बारे में सवाल है। अमरजीत क्या कहता है भाई, अमरजीत कंसिडर्स रूल्स एज फिक्स्ड, यानी अमरजीत कंसिडर करता है कि रूल्स क्या हैं, फिक्स्ड हैं, एकदम निश्चित हैं, रूल्स को बदला नहीं जा सकता। और वकालत क्या करता है, कहता है एडवोकेट्स दैट एवरीवन शुड फॉलो रूल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल सिचुएशंस, यानी हर किसी को नियमों का पालन करना चाहिए नो मैटर व्हाट, कि उनकी पर्सनल सिचुएशन क्या है। यानी किसी की जान भी जा रही है तब भी एम्बुलेंस
अगर रेड लाइट पे खड़ी है तो रेड लाइट एम्बुलेंस को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। रीजन क्या है? किसी की जान भी जा रही हो तब भी झूठ, जान बच रही हो तब भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये क्या हो गया? ये कह रहा है कौन? अमरजीत, के रूल्स का हर हालत में पालन होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, पर्सनल सिचुएशन कुछ भी हो। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, एट विच स्टेज अमरजीत इज एट प्रेजेंट। भाई किस स्टेज पे है बच्चा? जब रूल्स आर रूल्स, है ना, आपने देखा होगा रूल्स आर रूल्स, तो चाहे आप दोस्त हो कुछ भी हो, नियम तो नियम है, इस समय पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, यानी आज्ञा पालन नहीं तो पनिशमेंट मिलेगी। यहाँ पनिशमेंट नहीं है रीजन जो है, यहाँ पे रीजन ये है कि हर किसी को मानने चाहिए, नहीं तो समाज में नियम बिगड़ जाएगा। फिर है गुड बॉय गुड गर्ल, अच्छा लड़का बनने के लिए नहीं, क्योंकि मानने ही होते हैं नियम, इसलिए। इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन है टिट फॉर टैट, गिव एंड टेक, कि मुझे ये मिलेगा मैं तुम्हें ये दूंगा, ऐसी भी कोई बात नहीं हो रही। फोर्थ स्टेज है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, यानी कानून और व्यवस्था उन्मुखीकरण है ये फोर्थ स्टेज, जहां पे नियम क्या है, लॉज फिक्स्ड होते हैं, और बच्चा जो है, स्कूल एज की ही बात हो रही है यहाँ पे, और ये बिल्कुल भी वो इन नियमों को नहीं मानता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, अभी मेरी बात भी हो रही थी, मैंने एक ब्लॉग भी डाला हुआ है ना शादी का, हिमांशु सिंह, मतलब मेरी शादी का नहीं, मेरी एक फ्रेंड है पुरानी बुलंदशहर की, उसकी शादी का, तो अभी मेरी बात हो रही थी मीनल से थोड़ी देर पहले तो मुझे याद आ गया एग्जाम्पल। तो वो स्कूल में अनुशासन प्रमुख, तो शायद मैं थी, अब पता नहीं क्लास का कुछ तो था, कोई तो वो प्रमुख थी, हमारे यहाँ वो विद्या मंदिर टाइप के स्कूल होते हैं ना, बुलंदशहर में है, तो वहां वो हुआ करती थी और हम लोग लाइन में, तो मेरे साथ होता था, मैं 2 चोटी नहीं बना के जाती थी, तो इस तरह का कुछ तो था, या पता नहीं कोई तो हेयर बैंड लगाने वाली बात, तब तो इतने बाल बड़े ही नहीं थे, तो वो अब अच्छी फ्रेंड थी मेरी, बेस्ट फ्रेंड थी उस समय पे, तो अब उसका ये रहता था, वो मेरे को भी नहीं छोड़ती थी, कह रही यार रूल्स तो रूल्स होते हैं मानसी, रूल्स आर रूल्स, ये वो, क्योंकि स्कूल वाली बात है, स्कूल में क्या करते हैं बच्चे, भाई नियम है, चाहे दोस्त हो कोई और हो, मानेंगे नहीं, और वही चीज अगर कॉलेज में हो रही होती तो चल जाता मामला। तो वहां की मॉरल रीजनिंग उस समय की डिफरेंट होती है, बाद की डिफरेंट। ठीक, तो वो स्कूल वाले बच्चे इस स्टेज पे पाए जाएंगे, अभी हम आएंगे समझेंगे कहानी है क्या। जबकि ऐसा हो सकता है किसी दिन कोई समस्या हो इसलिए ना लगा पाया हो कोई, ये तो मैं खैर आपको मजाक वाला एग्जांपल दे रही थी, बट सच में किसी के साथ कोई समस्या हो सकती है इसलिए उस दिन लेट आया हो, बट आप क्या कहेंगे, नहीं पनिशमेंट तो मिलेगी, तो वो लॉ एंड ऑर्डर वाली स्टेज हो गई। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, इनके 6 स्टेजेस दिए हैं कोहलबर्ग ने, कल हम कोहलबर्ग का टॉपिक करने भी वाले हैं, और 3 लेवल्स दिए हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टेजेस जो हैं वो 6 स्टेजेस हैं, 6 चरण हैं और 3 स्तर हैं। ठीक है बात। अगर हम बात करें यहाँ पर तो अवॉइडिंग पनिशमेंट पहला है, जिसमें आप पनिशमेंट से बचना चाहते हैं, प्री कन्वेंशनल लेवल पे टिट फॉर टैट है, ये 3 से 7 वर्ष के बच्चे के लिए जनरली, यानी चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड वाला स्टेज हो गया। फिर जो लेटर चाइल्डहुड वाला स्टेज है वो गुड बॉय और लॉ एंड ऑर्डर, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, यही है वो लेटर चाइल्डहुड वाला, या इवन टीन एज तक भी हम इसी में आते हैं, क्योंकि स्कूल में हम यही होते हैं। फिर एडल्टहुड में आता है आपका पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, खैर इस पे चर्चा हम कल स्पेशली करेंगे जब इस थियोरी को डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7। क्वेश्चन नंबर क्या है 7, और समझते हैं कहानी है क्या। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, कोई कह रहा है आज मैंने दिन में आपकी फ्रेंड का शादी वाला व्लॉग देखा है, बहुत बढ़िया मीनू, देखिए एक बार। तो मैं तो उससे मजे ले रही थी, मैंने कहा उसके हस्बैंड जो है एसबीआई में डिप्टी मैनेजर हैं, एक काम करो यार 2000 के नोट बदलवा दो तो वो इस बहाने बात हो गई, बखैती कर रहे थे, मतलब ये तो खैर टॉपिक नहीं था। तो देखिए एक बार, अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ड्यूरिंग अ ग्रुप वर्क इन क्लास राम फाइंड्स हिज स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग टू सॉल्व अ गिवन क्वेश्चन। यानी कि एक ग्रुप वर्क हो रहा है क्लास में, यानी ग्रुप में बैठ करके बच्चे जो हैं काम कर रहे हैं कुछ, और इन ऑर्डर टू स्कैफोल्ड देम राम शुड, यानी उनको मदद करनी है अगर, तो क्या करना चाहिए राम को, बताइए एक बार। आज क्लास में ज्यादा ही मस्ती हो रही है, निशा जिस दिन आती है उस दिन मस्ती भरपूर होती है, देखिएगा एक बार। तो कक्षा में समूह कार्य के दौरान रमेश का राम बना दिया मैंने उधर, देखा कि उसके विद्यार्थी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने में जूझ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। विद्यार्थियों के सहयोग के लिए रमेश को क्या करना चाहिए, खुद से प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना चाहिए, बताइए एक बार क्या करना चाहिए। सी ऑप्शन, हाँ आप बहुत बढ़िया अलका यादव, धन्यवाद, बहुत खूब। में हाँ, तो ऐसी तो बातें करते हैं ना, नॉर्मल लोग ऐसी तो बात करते हैं कि नहीं, दोस्तों में बात हो रही है कि अरे यार ये करा दो, है देखिए फटाफट से आंसर करो
वो तो निशा ने शादी नहीं की, नहीं तो कुछ काम तो ये भी कर ही देती। क्या मतलब लड़कियां शादी के बिना कुछ काम नहीं कर सकती? देखो एक बार, बहुत बकैती हो रही है आज। क्या क्या? इनसे भी मंगा लें, अच्छा ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो एक बार, अगर हम बात करते हैं सी ऑप्शन की, 92% लोग देखते हैं। टेल देम टू कॉपी द आंसर, नहीं कॉपी करके तो कोई फायदा नहीं होने वाला, सीखेंगे क्या? आस्क देम टू विदड्रॉ गिवन असाइनमेंट एंड मूव ऑन टू नेक्स्ट टास्क, यानी कि ये वाला काम छोड़ दो, किसी और पे जाओ। फिर छोड़ते ही रहेंगे बच्चे जीवन भर, जहां भी स्ट्रगल करेंगे वो काम छोड़ देंगे। फिर आता है सी ऑप्शन, गिव क्यूज एंड हिंट्स रेलेवेंट टू दी प्रॉब्लम, यानी आपको क्या है, प्रश्न से संबंधित संकेत देने चाहिए, हिंट देनी चाहिए, हेल्प कर देनी चाहिए जहां बच्चा अटके। ठीक है, क्लियर है बात? कोई कह रहा है हम चेंज करा देंगे आपके 2000 के नोट। अरे मजाक कर रहे हो यार, इसलिए थोड़ी ना बात हो रही थी। कॉम्प्लिकेट द क्वेश्चन बाय एम्बिगुअस इंस्ट्रक्शंस, यानी अस्पष्ट निर्देश द्वारा प्रश्न को जटिल बना देंगे और कॉम्प्लेक्स कर देंगे। नहीं यार, ऐसे नहीं करते। धन्यवाद आपकी मानसी, हमारे 2000 के नोट चेंज कराने के लिए, बट वो इतने नहीं है, हो जाएंगे, देखिएगा। टू एनहेंस स्टूडेंट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लेव वाइगोस्की एडवोकेटेड फॉर, यानी कि विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास के संवर्धन के लिए लेव वाइगोस्की ने किसके कार्यान्वयन की अनुशंसा की है? यानी वाइगोस्की किसको महत्व देते हैं? अगर हम बात करें किसकी, संज्ञानात्मक विकास की, तो आपको पता है सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, इनमें से कुछ होगा। वाइगोस्की बच्चों को पैसे कभी नहीं रखेंगे, रट्टा कभी नहीं लगवाएंगे, सोशल आइसोलेशन नहीं। अब कई लोग जल्दी में पढ़ के, सोशल पढ़ के वो लगा देंगे टिक कि सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज बताया था, आगे भी पढ़ लेना है। सोशल आइसोलेशन लिखा है, पृथकीकरण, यानी बच्चे को अलग थलग कर दो, उसको अकेला कर दो, ये तो उल्टी बात हो गई। ठीक है जी। तो यूज ऑफ कल्चरल टूल्स, यानी सांस्कृतिक उपकरणों का प्रयोग करना, जो भी संस्कृति में चीजें चलती आ रही हैं उनको सीखना। ठीक है, हाँ दूसरे वाले में हमको दिखाएंगे, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन प्लेसेस डैश एट द सेंटर ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी प्रगतिशील शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में किसे स्थान देती है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी बेहतर, प्रोग्रेस की तरफ, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जिसको हम कहते हैं। किसने? जॉन डीवी, जिनको हम कह रहे हैं, लैब स्कूल्स खोले थे, पूरी कहानी मैंने आपको कई बार बता दी है। अब तो ये बच्चों को सेंटर में रखेंगे, बच्चा और पेरेंट्स, बच्चा और टीचर दोनों एक्टिव रहेंगे, ये सारी बातें होती हैं। ठीक है, आयुष्मान नाम ले लिया आपका, बताओ एक बार। कोई कह रहा 10,000 लोग लाइक नहीं किए हैं, क्या 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 क्या? हाँ भाई लाइक शेयर कर दो, भूल गए हो आप लोग, 13,500 लोग हम जुड़े हुए हैं, सिर्फ 4,000 लोगों ने लाइक किया। ऐसे नहीं करते हैं, आपके 2000 के नोट नहीं बदले जाएंगे अगर आप ऐसे करेंगे तो। देखिएगा एक बार, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की, बिल्कुल कहाँ बच्चा होगा सेंटर में, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और कई तरीके से पूछा जा चुका है। आपको सेंटर में बच्चे को रखना है ना पेरेंट्स, ना टीचर्स, ना एग्जाम्स, क्योंकि बच्चे के लिए है पूरी व्यवस्था। चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब ये है कि बच्चा सेंटर में है। क्या है? बच्चा सेंटर में है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, समझते हैं कहानी है क्या, फटाफट से बताइए। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ दीपिका पांडे नाम तो ले लिया, अब यहाँ पढ़ाई करो, चलो फटाफट से बताओ। अच्छा अंशुमन, मेरा नाम नहीं लेते, मौली, ठीक है। चलिए ए ऑप्शन कह रहे हैं कई लोग, समझते हैं। अहमद वांट्स टू बिकम, अहमद एक बच्चा है, वांट्स टू बिकम अ साइकोथेरेपिस्ट, यानी काउंसलर बनना चाहता है, जिसका मतलब थेरेपिस्ट बनना चाहता है, परामर्शदाता बनना चाहता है ना। एज पर हार्वर्ड गार्डनर्स थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, हिज टीचर शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू एनहेंस हिज डैश। ये मैंने एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, जब भी हम हार्वर्ड गार्डनर करते हैं, मैं थेरेपिस्ट का एग्जाम्पल भी लगभग हर बार देती हूँ। तो एक बच्चा है अहमद, जिसको बड़े होकर के साइकोलॉजिस्ट बनना है, या साइकोथेरेपिस्ट बनना है, साइको एनालिस्ट बनना है ना। साइकियाट्रिस्ट की बात नहीं हो रही है यहाँ, क्योंकि वो लोग दवाई देने वाले काम को ज्यादा करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, उनके केस में इस प्रकार की बुद्धि को थोड़ा कम भी चल जाएगा। लेकिन कौन सी प्रकार की बुद्धि चाहिए? यदि आपको लोगों के साथ डील करना है। साइकोथेरेपिस्ट क्या करता है? डील करता है। एक से एक खतरनाक इंसान उसके सामने आ सकता है, जो शायद आसानी से खुले ना कहीं, यानी अपनी बात को शेयर ना करे। उसको अलग अलग लोगों को समझना पड़ेगा, खुद को भी समझना पड़ेगा ऑफ कोर्स, बट लोगों को समझने की जो स्किल है वो ज्यादा चाहिए, या वो इंटेलिजेंस ज्यादा चाहिए। तो लोगों को समझने की इंटेलिजेंस कौन सी होती है? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहलाती है, अंतर वैयक्तिक बुद्धि। कि आप दूसरे के इमोशन को समझ नहीं रहे हैं, 2 मिनट में आपको ही गुस्सा आ जाता है,
कोई अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, आप कह रहे हैं अरे अरे ऐसे थोड़ी होता है, आप खुद जज करने में लगे हुए हैं, तो आप कैसे थेरेपिस्ट हुए भाई? हैं? थेरेपिस्ट तो घंटे भर में 2 ही मिनट बोलता है या बोलती है, वो कहेगा आप ही बोल लो भाई साहब या बहन जी, जब तक आप भरे हुए हो निकल जाओ पहले। स्पेशल इंटेलिजेंस तो स्थानिक बुद्धि के लिए चाहिए। लोकेशन गूगल मैप वाली आंटी बनना हो आपको या दीदी बनना हो तब तो चाहिएगा स्पेशल इंटेलिजेंस, या मूर्तिकार बनना हो तब स्पेशल इंटेलिजेंस चाहिए। स्थानिक बुद्धि तो उससे संबंधित है कि आपको मूर्तिकार बनना है या ऐसा ही। प्राकृतिक, ये गार्डनर वगैरह में, फार्मर में, इन सब में पाई जाएगी प्राकृतिक बुद्धि, या जिनको गार्डनिंग का शौक है ना, एनवायरमेंट से थोड़ा सा प्यार है। संगीतात्मक बुद्धि यानी म्यूजिकल इंटेलिजेंस, ये AR रहमान या मेलोडी जो भी बेसिकली क्रिएट करते हैं जो लोग म्यूजिक को या गाना गाते भी हैं उनमें पाई जाएगी। तो आंसर एकमात्र सही है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। अगर इंटरपर्सनल नहीं होता, इंट्रापर्सनल भी हम लगा सकते थे क्योंकि वो भी कुछ हद तक चाहिए होती है। ठीक, तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस चाहिए, लोगों के साथ डील करना पड़ेगा ना। एक थेरेपिस्ट का काम क्या है? लोगों के साथ डील करेगा, खुद से तो बैठ के बातें करता नहीं रहेगा थेरेपिस्ट, कहेंगे हम उसको फिर, है ना। तो ये एक बेसिक सी बात हो गई। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 11 है वाइल प्रैक्टिसिंग कोऑपरेटिव लर्निंग, यानी सहयोगात्मक अधिगम को सीखते समय या प्रैक्टिस करते समय या अप्लाई करते समय क्लासरूम में टीचर को क्या करना चाहिए? बताइए, ये गलत हो गया है हमसे, ये गलत नहीं होना चाहिए था। विकास गार्डनर का क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन आता है, अगर हम उसको गलत करेंगे तो ऐसे कैसे चलेगा दीदी और भैया? बताओ एक बार, फटाफट से बताओ। अंशु लाइक शेयर करते नहीं हो, नाम लेके क्या करेंगे हम? हैं, गिव एंड टेक करेंगे, टिट फॉर टैट होगा। देखिएगा एक बार, तो वाइल प्रैक्टिसिंग कोऑपरेटिव, सहयोगात्मक अधिगम, यानी जहां बच्चे ग्रुप में सीख रहे हैं, सहयोग करके सीख रहे हैं, तो टीचर को क्या ध्यान में रखना है? मेक सेम एबिलिटी बेस्ड ग्रुपिंग, यानी सब बच्चों को एक जैसे ही बच्चों को एक ग्रुप में डालो, जो फर्स्ट आते हैं उनको एक साथ, जो लास्ट आते हैं उनको एक साथ, जिनका मैथ्स अच्छा है उनको एक साथ नहीं, मिक्स्ड ग्रुपिंग करनी चाहिए, ना कि सेम एबिलिटी ग्रुपिंग। होमोजीनियस हो जाएगा। सेम एबिलिटी ग्रुपिंग का मतलब होमोजीनियस ग्रुप बना दिया आपने, एक रूप, एक जैसे बच्चे हैं, जबकि हमें डिफरेंट एबिलिटी वाले बच्चे चाहिए एक ग्रुप में, ताकि एक दूसरे से डिफरेंट डिफरेंट चीजें बच्चे सीख पाए। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट्स टू फॉलो ओनली प्रेस्क्राइब्ड प्रोसीजर, यानी सिर्फ जो प्रेस्क्राइब कर दिया है उसी प्रोसीजर को फॉलो करना है। इसमें बच्चा एक्टिव नहीं रहेगा, बच्चे को पैसिव कर दिया, रोट लर्निंग पे फोकस हो गया कि जितना बताया गया उतना ही रट्टा लगाओ। रेस्ट्रिक्ट यूज ऑफ डिस्कशंस, यानी डिस्कशंस यानी चर्चा वाद विवाद के तो अवसरों को बढ़ावा देना चाहिए, रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए, उन्हें कम नहीं करना चाहिए, है ना। मेक ग्रुप्स ऑफ डाइवर्स लर्नर्स, ये बात एकदम सही है, विविध विद्यार्थियों के समूह बनाना, हेट्रोजेनस ग्रुपिंग करना, मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुपिंग करना, यानी डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटी वाले बच्चे हैं। डी ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12? इन अ क्लासरूम डिस्कशन ऑन क्रिकेट, क्रिकेट पर डिस्कशन हो रहा था, IPL मैच पे हो सकता है, इन जनरल क्रिकेट पर क्या हो रही थी? चर्चा हो रही थी। एक अध्यापक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक अवसर दे रहा है। वो कह रहा है कि लड़कों को ज्यादा पता होगा क्रिकेट के बारे में, जो जैसा कि कल्चर है ऐसा हो भी सकता है कि ज्यादा लड़के ही पार्टिसिपेट कर रहे हो, बट आपको पार्टिसिपेट कराना है फीमेल्स को भी या गर्ल्स को भी, तो उसके लिए आपको एटलीस्ट मौका तो बराबर देना पड़ेगा, चाहे कोई लड़की कम बोले ज्यादा बोले। तो उसके लिए क्या है यहाँ पे, उसके लिए यहाँ पे ध्यान रखना है हमें कि बॉयज को ज्यादा मौका दिया जा रहा है गर्ल्स के मुकाबले। बाय डूइंग सो ही इज, क्या दर्शा रहे हैं अध्यापक महोदय? कंबाइनिंग स्टीरियोटाइप थ्रेट, यानी रूढ़िबद्ध चुनौतियों को कम कर रहे हैं, कॉम्बैट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग से। वो तो खुद स्टीरियोटाइप में बह गए हैं, तभी तो लड़कों को ज्यादा महत्ता दे रहे हैं क्रिकेट जैसे मुद्दे पे, क्योंकि उनको लगता है लड़के ही ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। प्रैक्टिसिंग जेंडर बायस, बिल्कुल 100% सही बात है। जेंडर पूर्वाग्रहों का पालन कर रहे हैं, क्योंकि स्टीरियोटाइपिंग में हमेशा पूर्वाग्रह शामिल होते हैं, किसी एक पक्ष में झुके हैं तभी तो स्टीरियोटाइप बने हैं ना, वो कोई तो प्री कंसीव्ड नोशन रहा होगा। जेंडर इक्वालिटी को एंश्योर कर रहे हैं, अगर कर रहे होते तो किसी एक तरफ थोड़े ना झुकते। ब्रेकिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स, जेंडर रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ रहे होते तो उल्टा भी कर सकते थे, फिर फीमेल से या गर्ल्स से ज्यादा क्वेश्चन पूछ सकते थे। लेकिन यहाँ पे जो चला आ रहा है उसी को वो फोकस कर रहे हैं, जिसमें बायसनेस छिपी हुई है, जो एक तरफ झुका हुआ है कि सिर्फ लड़कों से ही पूछना है अगर क्रिकेट के बारे में बात हो रही है। और यही जो महाशय हैं, अगर ऐसे ही टीचर होंगे, जब कुकिंग के बारे में बात होगी तो लड़कियों से पूछना शुरू कर देंगे। तो ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है कि जो चीजें चली आ रही हैं बस उसी बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, समझते हैं कहानी है क्या, बताइएगा। नाम की बात कोई नहीं करेगा माधुरी अब, है ना, बहुत गुस्से में कही है मैंने ये बात। ये देखो हंस रही है मतलब इसको पता है ये कितना गुस्सा है देखिएगा एक बार। अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13,
इन अ क्लास ऑफ डाइवर्स लर्नर्स अ टीचर शुड, यानी विविध पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थी हैं, अलग अलग तरह की क्षमताओं वाले विद्यार्थी हैं। किसी को मैथ्स में इंटरेस्ट है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई म्यूजिक में अच्छा है, कोई किसी जाति, कोई किसी समूह, कोई किसी भाषा को बोलने वाला है, कोई गरीब अमीर, हर तरह का बच्चा हो सकता है ना। कोई गिफ्टेड है, किसी को विजुअली चैलेंज है। तो विविध पृष्ठभूमि वाले बच्चे हैं, जिनको भी नाम लेना है सिलेक्शन लेके आओ, बहुत बढ़िया है ना, उसमें भी अच्छी रैंक लेके आओ, फिर मेल करो, फिर हम मिलेंगे, है ना। हम क्या करेंगे, शर्तों पे नाम लेंगे आज से, है ना, कोई अनकंडीशनल प्यार नहीं, शर्तों पे नाम लिया जाएगा। देखिएगा, बताइए फटाफट से क्या हुआ। मुंह बना रही हो तुम इतनी तैयार हो, क्या आई हो? अच्छा देखिए, हाँ फंक्शन है, तुम्हारे बच्चे का फंक्शन। आज हमारी बिल्डिंग में एक फंक्शन है। देखो एक बार, अगर हम बात करें, इतनी तैयार तो भाभी नहीं हुई होंगी। देखो एक बार, ग्रुप स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन एग्जाम्स, यानी परीक्षा में उनके निष्पादन के आधार पर विद्यार्थियों के समूह बनाना, यानी कि ग्रुप स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन एग्जाम्स, ये एकदम खराब तरीका है। ये फिर आप एबिलिटी ग्रुपिंग करने लग गए कि फर्स्ट आने वालों को एक साथ, 33% वालों को एक साथ। फिर आता है बी ऑप्शन, सेट एंड मेंटेन एक्सपेक्टेशंस ऑफ सक्सेस फ्रॉम ऑल, यानी कि आप क्या करेंगे, सभी से सफलता की अपेक्षाएं करनी एवं बनाए रखनी। मतलब क्या हुआ कि आप एक्सपेक्टेशन सेट करेंगे कि भाई तुम अच्छा करोगे, फलाने बच्चे जो भी नाम है ABCD, है ना, तुम अच्छा करोगे, तुम इस चीज में अच्छा कर सकते हो। और उन एक्सपेक्टेशंस को, हर किसी बच्चे से आप सक्सेस की एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि वो किसी ना किसी क्षेत्र में अच्छा करेगा। तो आप एक अच्छे विद्यार्थी, एक अच्छे टीचर हुए, क्योंकि हर बच्चा अच्छा कर सकता है, हर एक बच्चे में अच्छा करने की क्षमता है, सक्सेसफुल होने की क्षमता है। आपको बस पहचानना है कि वो किस क्षेत्र में अच्छा करेगा। ठीक है ना, बहुत बढ़िया अंशु। तो डिवाइड स्टूडेंट्स, डिवाइड करने का काम तो आपका है ही नहीं। आप कोई वो थोड़ी है, कौन थे वो मैकॉले टाइप के लोग जो ये कहते थे इनको अंग्रेज सिर्फ ये ब्लड से बनेंगे, ये वो कुछ तो, कोई तो डायलॉग था ना। रहने दो, तुम्हारे जी के हाथ में आ चुकी है निकल के, मैकॉले ही था शायद। देखिए, अगर हम बात करते हैं डी ऑप्शन, प्रैक्टिस स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम एंड मेथड ऑफ असेसमेंट, यानी कि मानकीकृत पाठ्यचर्या नहीं, डिफरेंशिएटेड पाठ्यचर्या है। स्टैंडर्डाइज्ड मतलब सबके लिए एक जैसी, जबकि हमें डिफरेंट डिफरेंट रखनी है, हर बच्चे की नीड को ध्यान में रखते हुए। तो आप एक्सपेक्टेशन सबसे रखेंगे, ऐसा नहीं है कि किसी से कम एक्सपेक्टेशन, किसी से ज्यादा, और हर किसी को आगे बढ़ाने की बात करेंगे। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, जवाब दीजिएगा फटाफट से, बताइए फटाफट। सीटेट पहली बार देने जा रहे हैं, क्या तैयारी करें? श्वेता, एक वीडियो में अलग से बताया अभी कुछ दिन पहले। पहली बात है टेस्ट, प्लीज बताएं जो पहली बात है, कहना क्या चाहते हो, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। कुछ ऐसा बताया करो जो अमानत शेख होगा। चलिए खैर, फटाफट से जवाब दीजिए। और इतने जो लोग भूल गए हैं लाइक शेयर करना, जिनकी इच्छाएं नहीं है वो भी लाइक शेयर करिए, तभी नंबर अच्छे आते हैं यहाँ पे। देखिएगा एक बार, जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है 14, क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 14 में, देखते हैं, समझते हैं कहानी है क्या। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। एक होता है सबमेटिव असेसमेंट, जिसको हम कौन सा आकलन कहते हैं? सबमेटिव असेसमेंट को हम योगात्मक आकलन कहते हैं, जो हमारा किसके लिए होता है? ऐसे टाइप, जिसको हम कह रहे हैं कि जो जजमेंट के लिए होता है। रचनात्मक आकलन आपका किसके लिए? फीडबैक के लिए होता है ना, कि आपसे FA में कोई टेस्ट ले लिया, कोई एक्टिविटी करा ली, ओनली एट द बिगिनिंग ऑफ द सेशन, यानी सिर्फ शुरुआत में होगा। थ्रू आउट द सेशन फॉर ऑल स्टूडेंट्स, पूरे सेशन के, पूरे सत्र के दौरान होता रहेगा। आपको पता है FA1, FA2, FA3, FA4 पूरे सेशन के दौरान होते रहते हैं। सिर्फ अंत में होगा, या फिर उनके लिए होगा जिनको चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, ये सभी के लिए होगा। और थ्रू आउट होगा, यानी सभी विद्यार्थियों के लिए पूरे सत्र के दौरान, ड्यूरिंग द प्रोसेस चलते रहेंगे FA जो है, या फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक आकलन, ताकि फीडबैक मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर, आकलन होता है बच्चों को जांचना, कि आपने पढ़ा दिया, अब आप जांचने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है जी, फटाफट से बताएंगे जल्दी। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 15। आपकी वीडियो देख के बैच ज्वाइन की थी, सभी टीचर अच्छे हैं और अच्छे से पढ़ाते हैं। बायो की मैम से थोड़ा दिक्कत है, वो पढ़ाती अच्छा है बट ना नोट्स देती हैं और ना ही बोर्ड पर लिखाती हैं, फिर पढ़ाती कैसे हैं? सुरभि बताओ एक बार, है पढ़ाती अच्छा है, ये भी कैसे कह दिया आपने?
मजाक कर रही हूँ। चलो मैं एक बार ये पता कराती हूँ, एक बार टीम को बोलती हूँ क्या चल रहा है, और अगर ऐसा है सिर्फ बायो की मैम से दिक्कत है तो बाकी सब अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। देखो एक बार अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 समझते हैं। अगर हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन विल प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग अमॉन्ग स्टूडेंट्स, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देगा। समालोचनात्मक चिंतन मतलब सिर्फ मान नहीं लेना है, हर एक पक्ष को जानने की कोशिश करनी है, अलग अलग पर्सपेक्टिव से किसी चीज को देखना है। ये नहीं है किसी ने कह दिया कि 2000 के नोट में चिप होती है तो चिप है ना, ये क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। क्रिटिकली आपको जानना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, उसके बारे में कई सारे पक्षों को देखना पड़ेगा, जस्ट मान नहीं लेना है कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो खराबी हो जाता है, ठीक। तो क्रिटिकल थिंकिंग अमॉन्ग स्टूडेंट्स, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका, तो ये तो आप वन वर्ड में जवाब दे दोगे भैया श्रीलंका की कैपिटल क्या है, क्लोज एंडेड हो गया। व्हेन इज टीचर डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया, ये भी आप वन वर्ड में जवाब दे दोगे। विच इज द लार्जेस्ट सिटी इन एशिया, ये भी आप जवाब दे दोगे वन वर्ड में। इसमें थिंकिंग कहां लगी, इसमें तो बस मेमोरी का प्रयोग हुआ। डी ऑप्शन है हाउ वुड यू रिजॉल्व वाटर क्राइसिस इन योर सिटी, ये बात एकदम सही है कि आप अपने शहर में पानी की कमी की जो समस्या है उसको कैसे सुलझाएंगे। इस पे बच्चों को अलग अलग दिशाओं में सोचना पड़ेगा। जब हमें अलग अलग दिशाओं में सोचना पड़े, हमारे लिए चीजें डिफिकल्ट हो, तो वो क्रिटिकल थिंकिंग है कि हम हर एक पक्ष के बारे में सोच रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, फिर कंक्लूजन पे आ रहे हैं। तो थिंकिंग तो इसी में है, बाकी सब में तो मेमोरी का प्रयोग है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इंक्लूजन पे क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन यानी समावेशन का जो कॉन्सेप्ट है या अवधारणा है, उसके हेतु किसकी आवश्यकता है, यानी हम कैसे समावेशन कर सकते हैं बच्चे का। पहला ऑप्शन है रिस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी बच्चे विभिन्नता रखते हैं, सभी बच्चे एक जैसे नहीं होंगे, इस बात को हमें रिस्पेक्ट करना है। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस का भी ध्यान रखना है, यानी विविध भाषाएं बोलने वाले, विविध कपड़े पहनने वाले, विविध त्योहार मनाने वाले बच्चे होंगे, और सबकी क्षमता सेम नहीं होगी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होंगे। किसी का किसी में इंटरेस्ट होगा, किसी बच्चे का किसी और चीज में इंटरेस्ट होगा, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, आईक्यू डिफरेंसेस होंगे। तो ये बात तो सही है, इंक्लूजन तो यही कहेगा। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग फॉर असेसमेंट, यानी सबके लिए एक जैसा टेस्ट, यानी स्टैंडर्डाइज्ड वर्ड का मतलब ये सभी को एक डंडे से हाँकना, विच इज नॉट अ गुड थिंग। डोंट बीट एवरीवन विद द सेम स्टिक। टीचर सेंटर्ड पेडागोजी, टीचर सेंटर्ड पेडागोजी भी कोई इंक्लूजन की बात नहीं करेगी। जहां आप सिस्टम में चेंज लाते हैं बच्चे के लिए, वो इंक्लूजन है। लेबलिंग द चाइल्ड एंड सेग्रीगेटिंग, ये दोनों ही इतने नेगेटिव वर्ड हैं। सेग्रीगेट करना, लेबल करना। सेग्रीगेट मतलब अलग थलग कर दो, 4 बच्चे फर्स्ट आते हैं, इनको अलग करो, बाकी सबको अलग बिठाओ। लेबल मतलब ये फर्स्ट आता है, ये लास्ट आता है, ये करना, ठप्पा नहीं लगाना बच्चे पे। तो ए ऑप्शन ही सही है। विविधता और व्यक्तिगत भिन्नताओं के लिए सम्मान होना चाहिए, वो ही इंक्लूजन है। इंक्लूजन का मतलब ये सबको इंक्लूड करना, सबका समावेशन। डिस्लेक्सिया पे एक क्वेश्चन है, फटाफट से जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 17, डिस्लेक्सिया पोजेस डायरेक्ट चैलेंजेस इन द डोमेन ऑफ, यानी पठन वैकल्य जो है, डिस्लेक्सिया से किस एक डोमेन में, किस एक क्षेत्र में समस्या का सामना करना पड़ता है मुख्य रूप से। इमोशनल रेगुलेशन में डिस्लेक्सिया वाले बच्चों को गुस्सा ज्यादा आता है, ऐसा तो कुछ नहीं है। बॉडी कोऑर्डिनेशन यानी हाथ पैर चलाने में दिक्कत होती है। याद कीजिए वो तारे जमीन पर का ईशान अवस्थी, क्या उसको हाथ पैर चलाने में दिक्कत थी? क्या उसको गुस्सा ज्यादा आ रहा था? नहीं, उसकी तो जान को लोग आए हुए थे इसलिए बेचारा दुखी हो जाता था। सोशल इंटरेक्शंस, क्या उसको अपने भाई से बात करने में दिक्कत थी? पापा से तो चलो डर था, तो ऐसा तो नहीं है सोशल इंटरेक्शन में दिक्कत थी। कॉम्प्रीहेंशन ऑफ रिटन टेक्स्ट, पढ़ने के लिए अगर टीचर खड़ा कर दे क्लास में तो वो एकदम चुप हो जाता था या स्ट्रगल करता था, एंग्शियस फील करता था। तो पढ़ना, और उसकी नोटबुक भी ऐसी थी कि कोई पढ़ के समझ नहीं सकता। तो डिस्लेक्सिया वाला बच्चा पढ़ने और लिखने दोनों में गलतियां कर सकता है, स्पेशली पढ़ने में करेगा ही करेगा। तो रीडिंग एंड राइटिंग, जैसे 100 को वॉज पढ़ सकता है, गॉड को डॉग पढ़ सकता है, बी को डी पढ़ सकता है, 6 को 9 पढ़ सकता है। तो रिवर्स में पढ़ता है या पढ़ने में इसको दिक्कत होती है बेसिकली, किसको? डिस्लेक्सिक बच्चे को। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ऑटिज्म पे क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। While students with autism faces several challenges in certain domains, यानी जो स्वालीनता या ऑटिज्म से ग्रस्त विद्यार्थी हैं उनको कुछ क्षेत्रों में विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऑटिज्म क्या है? एक डिसऑर्डर है, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो बताओ मैडम, ऑटिज्म इज वो है ना डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ठीक है। दे हैव स्ट्रेंथ डैश विच कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द टीचर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि स्वालीनता ऑटिज्म से ग्रस्त विद्यार्थी हालांकि कुछ क्षेत्रों में विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन उनके पास डैश का मजबूत पक्ष भी है, अध्यापक जिसका इस्तेमाल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कर सकते हैं। यानी ऑटिज्म वाले बच्चे के पास क्या विशेषता होती है, यानी उसकी स्ट्रेंथ क्या है। वीकनेस तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन स्ट्रेंथ क्या है वो समझनी है। बताओ बताओ। उसकी मेमोरी बहुत होती है, शार्प होती है, शार्प होती है मेमोरी, भूलता नहीं है। नाइस।
और हम्म इमोशनली ना हमको फर्क नहीं पड़ता चीजों से, जो कि मेरे को लगता है कि मेंटल हेल्थ के लिए बहुत सही है आजकल के टाइम पे। बहुत ही ये बढ़िया। अलग मैं देख तो वो इमोशनली डिटैच्ड होते हैं, तुम ये कहना चाहती हो? अच्छा ठीक है। मेंटल हेल्थ। तो निशा ने स्पेशल एजुकेशन में काम किया है काफ़ी टाइम, तो निशा ने मुझे कई चीज़ें बता दी हैं। कह रही है मेमोरी स्ट्रांग होती है, चलो ये बात तो मैं मानती हूँ, ठीक है। कह रही हूँ इमोशनली डिटैच होते हैं, इस पर मुझे थोड़ा डाउट है, बट कंपैरेटिवली कह सकते हो, हाँ ठीक है, वो डिसोसिएशन कह सकते हैं। और सी ऑप्शन क्या कह रहे हो? कौन पढ़ा पढ़ा रहा है मैम? निशा बैठी हुई है, तो मैं स्पेशल एजुकेशन क्वेश्चन आते हैं तो मैं मजे लेती रहती हूँ इनसे, इनको ज्यादा पता है। देखिए कोई कह रहा है मैडम जी घर में शादी है बट क्लास ले रहे हैं, बहुत बढ़िया। हमारे भी घर में नीचे फंक्शन चल रहा है, हम भी क्लास ले रहे हैं, देख रहे हैं आप। देखिए अगर हम बात करें, दे हैव स्ट्रेंथ डैश विच कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द टीचर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टू पे अटेंशन फॉर माइन्यूट डिटेल्स। भाई माइन्यूट डिटेल पे वो अटेंशन पे कर सकते हैं। या फिर फॉर सोशल कम्युनिकेशन, देखिए सोशल कम्युनिकेशन में इनको स्ट्रगल करना पड़ता है, कम्युनिकेशन में ये बहुत अटकते हैं, रिपीट करते हैं, रेपिटेटिव होते हैं, स्टीरियोटिपिकल कम्युनिकेशन वाली बात होती है इनकी, मतलब स्टीरियोटिपिकल रेपिटेशन होता है, बहुत बार रिपीट करते हैं अपनी बात को, एक बार में नहीं कह पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल माय नेम इज खान में शाहरुख खान को कुछ इसी तरह का कुछ था ना, आई थिंक, मतलब इसके आसपास का कुछ था। फॉर ऑफ एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स विदाउट हेजिटेशन इन फ्रंट ऑफ लार्ज ग्रुप्स। भाई कम्युनिकेशन और सोशलाइजेशन में तो उनको दिक्कत होती है, ग्रुप्स में वो अच्छा महसूस नहीं करते ज्यादा लोगों में, और दूसरा अपने आप को कम्युनिकेट करने में भी अच्छा महसूस नहीं करते, तो ये तो उनकी स्ट्रेंथ है नहीं। फिर आता है डी ऑप्शन, ऑफ इजीली एडजस्टिंग टू फ्रिक्वेंट चेंजेस इन शेड्यूल। अगर उनकी दिनचर्या में फटाफट से चेंज हो जाए कि अब यहाँ चल रहे हैं, अब वहां चल रहे हैं, कल अब ये कर लो, अब वो कर लो, तो ज्यादा चेंजेस से भी वो परेशान हो जाते हैं। इवन उनके एनवायरमेंट में, उनकी सराउंडिंग में चीजें अगर चेंज हो जाएं, आप हर रोज उनका रूम का पूरी सेटिंग चेंज कर दें, तो वो एंशियस या परेशान हो जाएंगे। उनको दिक्कत इस बात से होती है, ज्यादा चेंजेस उनको सही नहीं लगते, उनके ब्रेन को बेसिकली। तो अगर हम बात करें तो ये तीनों ही बातें, ये तो लक्षण है, अगर हमसे लक्षण पूछ ले पेपर में तो हम कहेंगे कि इन सब में समस्या होती है ऑटिस्टिक बच्चे को। लेकिन उनका जो फोकस है, यानी टू पे अटेंशन फॉर माइन्यूट डिटेल्स, यानी वो छोटी से छोटी चीज पे भी क्या है, अटेंशन पे कर पाएंगे। जैसा निशा कह रही है, मेमोरी उनकी अच्छी होगी, फोकस उनका कंपैरेटिवली, ऐसा नहीं है कि वो बेसिकली मतलब फोकस मतलब जिस चीज पे ध्यान दे रहे हैं उस पे तो दे ही रहे हैं, तो उस केस में उनका फोकस अच्छा है। लेकिन सोशल सेटिंग्स में अगर हम बात करें तो वहां चीजें बिगड़ जाएंगी उनके लिए, चाहे वो फोकस हो चाहे कुछ और हो। तो सोशल सेटिंग या कम्युनिकेशन में उनको दिक्कत होती है, लेकिन माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल भी, ऐसा नहीं कि उनके दिमाग में कोई दिक्कत है। इनको हम ये नहीं कह सकते ये बच्चे इंटेलिजेंट नहीं है, ठीक है ना, इनको डील करने का तरीका है ऑटिस्टिक बच्चों को। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, टू पे अटेंशन फॉर माइन्यूट डिटेल्स। ये इनकी स्ट्रेंथ है जिसको टीचर यूज कर सकते हैं सिखाते समय। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड शुड बी अवॉइडेड while teaching students with visual impairment। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, दृष्टि बाधिता से जूझते विद्यार्थियों के साथ शिक्षण करते समय किस विधि माध्यम के प्रयोग से बचना चाहिए, यानी किस तरीकों को नहीं अपनाना है जब आप ऐसे बच्चे के साथ डील कर रहे हैं जिसको देखने में समस्या है, बताइएगा। सिर्फ ऑनलाइन क्लास से पेपर क्लियर हो जाए? बिल्कुल होगा, बस दिमाग में सेट रहनी चाहिए चीजें। आप प्रणाम इनसाइट शिक्षा, बताइए। निशा मैम को भी सामने लाओ, लाएंगे। हिमांशी, हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी के एमसीक्यू भी करवाओगे ना? छत्तीसगढ़ में भी टीचर का एग्जाम है 10 जून को, ठीक है करा देंगे, डोंट वरी, कराएंगे। देखिए डी ऑप्शन इज दी राइट आंसर, ऐसा कह रहे हैं 54% लोग। चलिए समझते हैं क्या अवॉइड करना चाहिए। वर्बली एक्सप्लेन कर दो, हाँ बच्चे को देखने में दिक्कत है, सुनने में तो नहीं है, तो कर सकते हैं वर्बली। ऑडिटरी तरीके से सिखा सकते हैं, सही है ये तो। प्रोवाइडिंग टेक्टाइल मैप्स, बिल्कुल सही बात है। टेक्टाइल का मतलब है टच एंड फील मटेरियल, यानी ब्रेल लिपि टाइप का कुछ जिससे वो टच करके सीख पाए। भाई इसको मैं अगर देख नहीं सकती, टच तो कर सकती हूँ ना, अगर देखने में दिक्कत है तो टच एंड फील वाला मटेरियल बिल्कुल ठीक है। अलाउइंग यूज ऑफ असिस्टिव डिवाइसेस, आजकल बहुत सारे उपकरण आ गए हैं जो मान लीजिए जो मैं यहाँ लिख रही हूँ या गूगल पे भी कुछ आ रहा है तो उस चीज को पढ़ के सुना देंगे। वो मैसेज भी अगर आया है तो उसको पढ़ के सुना सकते हैं आपके फोन में। आज के समय पे वो असिस्टिव टेक्नोलॉजी है कि जो देख नहीं सकता उसके लिए वो मैसेज रीड कर दिया जाएगा एक गूगल असिस्टेंट या किसी के भी द्वारा या सिरी वगैरह के द्वारा, ठीक है ना, इनबिल्ट है। हाँ इनबिल्ट है, वो मेरा फोन मुझे दुखी तो करता है, एयरपोर्ट्स लगा के वो अपने आप बोलना शुरू कर देता है। वो एक मैसेज आया होगा कोई, वो भी दुनिया का कोई वैसे वाला एकदम बैंक वैंक टाइप का, तो वो मैंने ऑन किया हुआ है, उस चक्कर में वो मुझे पूरा मैसेज सुनाता है, फिर एक एक शब्द जो लिखा होगा मैसेज में। लेकिन वो उन लोगों के लिए क्या है, हेल्पफुल है जिनको देखने में समस्या है, ठीक। फिर आया डी ऑप्शन, यूजिंग रिटन टेस्ट टू असेस लर्निंग,
यानी कि अधिगम के आकलन के लिए लिखित परीक्षण लेना, ये खराब तरीका है। भाई जिस बच्चे को रिटन टेस्ट क्यों लोगे, जिसको देखने में दिक्कत है उसको लिखने में भी होगी या उसको पढ़ने में भी होगी, तो ये फिर प्रॉब्लमेटिक है कि आप रिटन टेस्ट की बजाय बाकी के 3 तरीके यूज करें, तो हम अवॉइड करेंगे रिटन टेस्ट को। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इसके बाद 10 सवाल और हैं आपके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, नॉट लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान से जवाब देंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूडेंट्स विद गिफ्टेडनेस, गिफ्टेडनेस क्या होता है भाई, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। प्रतिभाशाली किसको कहेंगे, जिसमें कोई प्रतिभा है, जिसकी बुद्धि का स्तर बेटर है दूसरों से, जो गिफ्टेड है किसी भी एक क्षेत्र में, ठीक है ना। ठीक है जी, ओम प्रकाश भैया को ऑल द बेस्ट कहिए। फिर रजत देखिए, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ अबव एवरेज इंटेलिजेंस लेवल, ये तो पॉजिटिव है, नॉट क्यों है, ये तो सही बात है। गिफ्टेड तभी तो है जिसका आईक्यू लेवल नॉर्मल से ज्यादा है। हायर ऑर्डर प्रॉब्लम सॉल्विंग या हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स होती है इनमें, हॉट्स जिसको बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है, नॉर्मल से ज्यादा लेवल पे सोच पाएंगे। हाई मोटिवेशन टू मास्टर स्किल्स, बिल्कुल, जो रेंजोली हैं वो कहते हैं हाई कमिटमेंट, एसीसी में बताती हूँ ना, हाई एबिलिटी यानी क्षमता ज्यादा है, हाई कमिटमेंट, कमिटमेंट ज्यादा है, तब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो मोटिवेशन ज्यादा है। और तीसरा क्या है आपका, बताओ एक बार फटाफट से, क्रिएटिविटी, हाई क्रिएटिविटी यानी कुछ नया करने की क्षमता भी इनके अंदर होती है। लेकिन स्लो नहीं होते ये प्रोसेस इन्फॉर्मेशन में, बल्कि इनको जरूरत से ज्यादा जल्दी समझ में आ जाती हैं चीजें, या जल्दी से ग्रहण कर लेते हैं किसी भी चीज को, फटाफट से सीख लेते हैं। ये बोर्ड महसूस करेंगे यदि इनको चैलेंजिंग टास्क नहीं दिए जाएंगे। तो ये विशेषता नहीं है गिफ्टेड बच्चे की, ये स्लो लर्नर की विशेषता हो सकती है कि वो धीमे सीखता है, लेकिन गिफ्टेड बच्चा तेज सीखेगा। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यही गलत है और यही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, फटाफट से 2 डैश लगे हुए हैं, इसमें आप लोग आसान क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं जहां पे 2 फिल इन द ब्लैंक होते हैं। अ टीचर शुड मोटिवेट स्टूडेंट्स टू फॉर्म डैश व्यू ऑफ एबिलिटी एंड शुड कंसिडर लर्निंग एज डैश प्रोसेस, यानी कि एक अध्यापक को विद्यार्थी को योग्यता के डैश परिपेक्ष और अधिगम को डैश प्रक्रिया मानने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो किस चीज के लिए मोटिवेट करना चाहिए, कि जो एबिलिटी है उसको कैसे देखे, क्षमता को कैसे देखे विद्यार्थी, इंक्रीमेंटल होती है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, ऑफलाइन में भी आता था, अब ऑनलाइन पेपर में भी आता है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें वृद्धि बोधक होती है क्षमता, यानी इंक्रीमेंटल होती है, हाँ आप क्षमता को बढ़ा सकते हैं यदि आप उस पर काम करें तो। और लर्निंग क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है यहाँ, यानी बच्चा सक्रिय होकर के सीख सकता है। और अगर हम यहाँ बात करें तो एबिलिटी क्या है, इंक्रीमेंटल है, फिक्स्ड नहीं है कि बस जिसमें क्षमता है उसमें है, हम में हो ही नहीं सकती, मेहनत तो करो, है ना। एंटिटी यानी अस्तित्व बोधक है और एक निष्क्रिय, पैसिव नहीं हो सकती लर्निंग प्रोसेस, इसको एकदम हटाना है बिल्कुल। एक टीचर को पैसिव बनानी भी नहीं चाहिए, और एक ऐसी एंटिटी नहीं है जो फिक्स्ड है, ठीक है। इंक्रीमेंटल है बट पैसिव है, पैसिव नहीं हो सकती, निष्क्रिय नहीं हो सकती, ये वाला ऑप्शन सही था, आगे वाला गलत है। एक ऐसी फिक्स्ड एंटिटी है और एक्टिव है, फिक्स्ड नहीं है। एक एंटिटी नहीं है जो एबिलिटी है कि बस फिक्स हो गई, इतनी ही मिली है, इसको आप काम नहीं कर सकते। भाई इंसान चाहे तो खुद पे क्यों नहीं काम कर सकता, है ना। तो अस्तित्व बोधक ना होकर के वृद्धि बोधक है, यानी कि एक इंक्रीमेंट संभव है, लर्निंग जो है या एबिलिटी जो है आपकी वो इंप्रूव हो सकती है आपकी, जब आप खुद पे काम करते हैं, मेहनत करते हैं, समझते हैं चीजों को, दिमाग से यूज करते हैं इस दिमाग का। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा भी यूज करें तो कितना 5-6% ही लोग मैक्सिमम ब्रेन का यूज कर पाए हैं। तो अगर आप ज्यादा यूज कर रहे हैं उस चीज का तो वो चीज बेटर हो जाएगी, जो आपका ब्रेन है, एबिलिटी है, वो निखर जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। क्लियर है ना बात तृप्ति, बहुत बढ़िया। तो ए ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पे, क्या कहता है ये क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, अच्छा आज का जो सेट है वो है 3 फरवरी इवनिंग का, यानी पेपर 2 है ये। तो पेपर 1 वाले खुश हो जाएं कि वो पेपर 2 का भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पा रहे हैं, जबकि दोनों का लेवल सेम ही रहता है। बस आपको क्या करते रहना है, टॉपिक सारे पता होने चाहिए, टॉपिक सेम है ना। और हद से हद कहीं कोई क्वेश्चन में फंसे तो 11 से 14 वर्ष के बच्चे को इमेजिन कर लेना है जब पेपर 2 सॉल्व कर रहे हो, अदरवाइज इससे भी फर्क पड़ता नहीं है, क्वेश्चन में आप फंसेंगे नहीं। स्टूडेंट्स आर लाइकली टू एक्सपीरियंस डैश व्हेन द एक्टिविटी इज नॉट वैल्यूड बाय देम, यानी यदि गतिविधि को महत्व ही नहीं दिया जा रहा, यानी आप ड्राइंग कर रहे हैं और उसको महत्व ही नहीं दिया जा रहा, ठीक, तो विद्यार्थी द्वारा किसका अनुभव करने की संभावना है, क्यूरियोसिटी महसूस करेगा वो। भाई अगर मुझे डांस में इंटरेस्ट है और मेरे घर वाले कहते हैं क्या डांस करते रहते हो, ये भी कोई चीज है, क्या पेंटिंग में लगे रहते हो, ये भी कोई चीज है, तो मतलब महत्व ही नहीं दिया जा रहा जो मैं कर रही हूं उस चीज को, टीचर के द्वारा या पेरेंट्स के द्वारा, किसी के भी द्वारा। तो इससे क्यूरियोसिटी बढ़ती है, जिज्ञासा बढ़ती है, जिज्ञासा नहीं, इससे हताशा आती है, एक्साइटमेंट आएगा जी नहीं, जॉय आएगा नहीं, बोर्डम, क्योंकि इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। डी ऑप्शन, एंजाइटी भी आ सकती है एट टाइम्स। आगे बढ़ेंगे, कुछ बच्चे होंगे जो जिद्दी होंगे
जो कहेंगे ठीक है तुम अपना कहते रहो, मैं अपना करता रहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, ऋचा अ स्कूल टीचर वांट्स टू प्रमोट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ऋचा एक स्कूल टीचर हैं जो अपने बच्चों में संप्रत्यात्मक समझ को बढ़ावा देना चाहती हैं, अवधारणात्मक समझ को बढ़ावा देना चाहती हैं। टू डू सो शी शुड, यानी कि उसको ऐसा करने के लिए उनको, टीचर जो है ऋचा जी, उनको क्या करना चाहिए? ऋचा की शादी है बाय द वे, तुम पता है ऋचा से मिली हो ना तुम तो? हाँ हाँ, तुमने खूब बकैती की है। हाँ हाँ हाँ, नवंबर में। हाँ वो लॉयर है, बट यहाँ पे ये वाली ऋचा जो है वो टीचर है। देखिएगा एक बार, फटाफट से बताइए। सारे दोस्त शादी कर रहे हैं यार, अब मुझे लग रहा है मैं ही पीछे रह गई हूँ। बहुत ही बढ़िया। देखिए माधव नाम ले लिया आपका, फटाफट से बताइए। तो अगर हम बात करते हैं ऋचा की, तो एक स्कूल टीचर है और वो चाहती है बच्चों में कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, उनकी कॉन्सेप्चुअल समझ बने। पहला ऑप्शन है आस्क स्टूडेंट्स टू सॉल्व क्वेश्चंस इन प्रेस्क्राइब्ड मैनर ओनली, यानी जैसे बताया गया है स्टेप वाइज वैसे ही सॉल्व करें क्वेश्चन को, अपना दिमाग ना लगाएं। तो ये तो कोई अच्छा तरीका नहीं हुआ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने का। फोकस ऑन प्रोसीजरल नॉलेज एंड मेटाकॉग्निटिव स्किल्स, यानी प्रक्रियात्मक ज्ञान और अधिसंज्ञानात्मक कौशलों पर ध्यान देना। मे बी सी ऑप्शन चेक करते हैं। एम्फेसाइज ऑन रोट मेमोराइजेशन, रटने पे फोकस करना, रटंत विद्या चलंत नहीं। ठीक है जी, फिर आगे बढ़ते हैं। ऋचा मेरी मदर का नाम है, दीक्षा कह रही हैं। चलिए बहुत बढ़िया दीक्षा, नमस्ते कहिए आंटी को। डिस्करेज स्टूडेंट्स टू एस्टेब्लिश कनेक्शंस बिटवीन सब कॉन्सेप्ट्स, यानी अगर ये एनकरेज लिखा होता तो यही ऑप्शन बेस्ट हो जाता बाकी सब में। मतलब आपको प्रीवियस नॉलेज से लिंक करना होता है, एक कनेक्शन बनाना होता है जब आप कुछ नया सीख रहे हैं या कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, लेकिन ये कह रहे हैं हतोत्साहित कर दो। तो सिर्फ बी ऑप्शन ही क्या बचा? पॉजिटिव बचा कि फोकस ऑन प्रोसीजरल नॉलेज, किसी कॉन्सेप्ट को समझने की जो प्रोसीजर है, जो स्टेप्स हैं, एक तो वो प्रोसीजर समझना, दूसरा मेटाकॉग्निटिव स्किल्स। मेटाकॉग्निटिव स्किल्स क्या है? गोइंग बियॉन्ड कॉग्निशन, यानी थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, कि आप चीजें समझ रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, फिर प्लान कर रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ये सारा कुछ आपको करना पड़ेगा जब आप एक कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं, आपको हर जगह उसको अप्लाई भी करना है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर, बाकी सारे नेगेटिव ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेस अ सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, यानी एक सामाजिक रचनावादी कक्षा की विशेषता आपको बतानी है। मिस्टर रस्तोगी जी, नाम ले लिया है आपका। स्वप्ना, मेहनत कीजिए मस्त, कोई दिक्कत नहीं है। शर्तों पे नाम लेंगे, तेरी शर्तों ही पे करना है अगर तुझको कबूल है। चलिए खैर, ये सब बातें नहीं करेंगे हम, ज्यादा दिल पे ले जाएंगे आप लोग फिर, है ना। देखिएगा, बताइए फटाफट से। बी ऑप्शन कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेस अ सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट पता है आपको? वाइगॉस्की को याद कर लो, सामाजिक रचनावादी, जो ग्रुप में सीखने की बात करे, जो ग्रुप में नॉलेज के कंस्ट्रक्शन की बात करे। फटाफट से बताओ। ए ऑप्शन है टीचर इनकलकेटिंग कंपटीशन। देखिए जो रचनावादी है वो कंपटीशन को बढ़ावा नहीं देगा, वो रचना कहां करेगा? कंपटीशन में रचना नहीं होती, बस रैट रेस में भागते हैं लोग। ठीक। एन एनवायरमेंट कॉन्ड्यूसिव फॉर डिस्कवरी लर्निंग, ये वर्ड इतना प्यारा है कि आप इसको इंटरव्यू से लेके कहीं भी यूज कर सकते हैं। यानी ये कॉन्ड्यूसिव का मतलब है समृद्ध वातावरण, ऐसा वातावरण जो बेहतर है, आपको समृद्धि की तरफ लेकर के जाएगा, आपको बढ़ावा देगा कुछ सीखने में, कुछ करने में। ठीक है ना। गांव वालों खुशी मनाओ, आज मैम को रियलाइज हुआ है कि वो शादी करने में पीछे रह गए हैं, जल्दी खुशखबरी मिली। अरे नहीं कुछ नहीं है यार, आओ इधर देखो एक बार, मजाक कर रही हूँ। पेडागोजी गियर टू फोकस ऑन रोट मेमोराइजेशन। आपको लगता है मैं रेस में जीती होंगी जीवन? देखिए अगर हम बात करें, ये समाज के परिप्रेक्ष्य मतलब पर्सपेक्टिव से मैंने कहा था, है ना, पर समाज के परिप्रेक्ष्य में कहा था। कंठस्थीकरण पर केंद्रित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियां, ऐसा नहीं है रट्टाफिकेशन पे नहीं। करिकुलम विच इज स्टैंडर्डाइज्ड एंड डज नॉट कंसिडर कल्चरल डिफरेंसेस, तो ऐसा करिकुलम जो कल्चरल डिफरेंसेस को कंसिडर ही ना करे उसको सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट नहीं कहते। ठीक है जी बात। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कि एक ऐसा एनवायरमेंट जो बच्चे को डिस्कवरी के लिए, अन्वेषण के लिए, खोज के लिए समृद्ध वातावरण दे, ऐसा माहौल दे, उसको अगर जरूरत पड़ रही है कुछ टूल्स दे, टीचर का एक साथ दे जो उसको आगे बढ़ाने के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए प्रोत्साहित करे। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा एक बार, फटाफट से जवाब दीजिएगा। 5 सवाल और हैं। देखिए ऋचा बोल रही हूँ, नशा आती है तो बहुत बकैती होती है, तो इतनी होनी भी चाहिए, नहीं तो ऐसा लगता है मैं एक कैमरा से ही बात कर रही हूँ, हालांकि आप इतनी संख्या में होते ही हैं, है ना। देखो एक बार फटाफट से बताओ। कोई कह रहा है ब्लॉग, अरे यार बस पूछो मत ब्लॉग का तो। देखो एक बार बनाते हैं, बताओ फटाफट से।
फटाफट से बताइए। हाफ आवर्स की क्लास, हाफ आवर्स की बकवास, ऐसी होती है हिमांशु मैम की क्लास। वाह 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 कोमल, खुद से पढ़ने बैठोगे ना ये 30 क्वेश्चन, 1 घंटा कम से कम लग जाएगा, और पढ़ के आंसर मार्क करने में और आंसर चेक करने में। यहाँ आपको एक्सप्लेनेशन दी जाती है प्रॉपर 30 क्वेश्चन की 1-1.25 घंटे में, जिसमें बातें भी मिल रही हैं आपको, एक्सप्लेनेशन भी मिल रहा है, पढ़ भी सामने वाला रहा है, पोल भी आप दे रहे हैं। तो ये गलत फहमी ना रखें, मेरी स्पीड तेज होती है, इतनी धीरे नहीं होती कि आपका समय व्यर्थ हो जाए। पढ़ाई में सारा ध्यान आ जाता है इनका। मूवी देखें 3 घंटे की, तब नहीं हिसाब लगाएंगे कि किसने बातें की, कब बातें की। स्टूडेंट्स फील मोर इन्वॉल्व्ड एंड एंगेज्ड इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इफ क्लासरूम एनवायरनमेंट प्रमोट्स। यानी कि क्या पूछा इन्होंने, विद्यार्थी कक्षा में अधिगम की प्रक्रिया में अधिक सक्रिय और सहभागी बना महसूस करते हैं यदि कक्षा का परिवेश कैसा हो, कंड्यूसिव हो, बेटर हो, कैसा हो, इंक्वायरी अबाउट द कॉन्सेप्ट, इंक्वायरी वाला हो, रिफ्लेक्शन करते हो बच्चे, अपने थॉट पे प्रकाश डालते हो, पैसिव हो, बच्चों का पैसिव होना नेगेटिव है। मियर रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज, मतलब रटने की बात कर रहे हैं कि जो रटा है उसको उगल दो, उसका पुनरुत्पादन कर दो, तो ये भी नेगेटिव है। ऊपर के दोनों ऑप्शन ही हमें पॉजिटिव लग रहे हैं कि अवधारणाओं के बारे में जिज्ञासा और अपने विचारों पर विचार विमर्श, डिस्कशन, इन दोनों ही ऑप्शन में बच्चे एक्टिव हैं। नीचे के दोनों में क्या है, पैसिव हैं बच्चे। तो फर्स्ट और सेकंड ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 83% लोग सही उत्तर दे पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। क्वेश्चन नंबर क्या देखिए, 26। हम खाना बनाने के साथ साथ आपका वीडियो देखती हूँ। आपका वॉइस बहुत अच्छा लगता है। अच्छा धन्यवाद साहिब, जो भी नाम था आपका, नाम निकल गया। चलो फटाफट से बताओ। इनको सारे हिसाब टीचर की क्लास में लगाने हैं, अपना समय खुद से व्यर्थ करें तब नहीं लगाने हैं। अंजू कुमारी गुप्ता नाम ले लिया। चलिए बताइए। तो 84% लोग कह रहे हैं कौन सा, ए ऑप्शन। चलो इस पे भी आएंगे। आप लोग कह रहे हैं कि ए ऑप्शन सही है। अभी हम क्या करेंगे, इसका एक तरह से एनालिसिस करेंगे, है ना। कई तो खतरनाक लोग हैं, पोस्टमार्टम करेंगे क्वेश्चन का, ये भी बोल सकते हैं कई टीचर्स, है ना। तो हम एनालिसिस करेंगे क्वेश्चन का, पोस्टमार्टम तो नहीं करेंगे, ठीक है ना। ठीक है सुरभि कुमारी, मान लिया आपकी बात। देखिए तो यहाँ पे बात हो रही है टू फैसिलिटेट स्टूडेंट्स लर्निंग, यानी लर्निंग को बेहतर करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए, कैसी एक्टिविटीज कंडक्ट करानी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है रेलेवेंट टू देयर एवरीडे लाइफ, यानी बच्चे के रियल लाइफ से, उसके वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई एक्टिविटीज हमें करानी चाहिए, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है मैकेनिकल एंड रिक्वायर पैसिव लिसनिंग, जहां बच्चा पैसिव हो गया और मैकेनिकल में भी क्या है, रेपिटेटिव हो जाती हैं चीजें, तो कोई पॉइंट नहीं है। डी कॉन्टेक्चुअलाइज्ड, कॉन्टेक्चुअलाइज संदर्भ में, जीवन से जोड़ के, संदर्भ से अलग करके नहीं कि रटवा दो। प्रेजेंटेड इन प्रोग्रेसिव सीक्वेंस फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, ये यहां तक सही था, लेकिन सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लिखा होता तो यही उत्तर सही हो जाता है। इसलिए पेडागोजी के चारों ऑप्शन पढ़ना सख्त जरूरी है, बहुत बेहद जरूरी है। टिश्यू पेपर दे देती हूँ, ठंड लग रही है तुम्हें, ए भगवान। देखो एक बार, इतनी बात क्लियर है। तो रेलिवेंट टू देयर एवरीडे लाइफ, ऐसी प्रतिक्रियाएं या एक्टिविटीज, ऐसी क्रियाएं करानी चाहिए जो बच्चे के दैनिक जीवन से प्रासंगिक हो, उसकी रियल लाइफ के एग्जांपल्स वगैरह उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए, जैसे हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग 21st सेंचुरी स्किल्स में आती है। आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कहता है कि बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कराइए, ताकि वो हर एक चीज को एनालाइज कर सके, रिफ्लेक्ट कर सके, चीजों को कनेक्ट कर सके, एक कंक्लूजन पे आ सके। इन स्टूडेंट्स कैन बी फैसिलिटेटेड बाय एम्फसाइजिंग ऑन डैश एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग इन वेरीड कॉन्टेक्स्ट, यानी विविध संदर्भों में जो अधिगम हुआ है उसके प्रयोग को, उसको अप्लाई करके देखें, तब आएगी क्रिटिकल थिंकिंग। कंपटीशन टू फिनिश द टास्क, बस सबसे पहले काम खत्म करो, कंपटीशन नेगेटिव वर्ड। मियर समराइजेशन ऑफ नोट्स गिवन बाय द टीचर, बस समराइज कर दो, व्याख्यान कर दो जो टीचर ने नोट्स दिए, तो इससे आप कुछ याद तो कर पाओगे, लेकिन इससे क्रिटिकल थिंकिंग कहां से आएगी। वो तो इन्फॉर्मेशन आपने अपने अंदर भरी या समझ ली हद से हद। क्रिटिकल थिंकिंग है जब आप अपने आप उसके 36 एस्पेक्ट्स के बारे में सोच पाओ। रोट मेमोराइजेशन तो होता ही नेगेटिव है। तो एकमात्र सही जो ऑप्शन है वो ए ही बचता है। तीनों ही नेगेटिव हैं, तीनों ही बच्चे के पक्ष में नहीं है, तीनों में बच्चा एक्टिव नहीं है प्रॉपर तरीके से, जैसे हम चाहते हैं चाइल्ड सेंटर्ड वे में। तो विविध संदर्भों में अधिगम के अनुप्रयोग, यानी अलग अलग संदर्भ में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, कि ये अगर हम बच्चे को यहां भेजते हैं तो क्या होगा, इसके बारे में सोचेंगे, दुनिया भर की बातें। ठीक है, चलवा देंगे श्रुति भंडारा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। क्या तुमने पढ़ लिया था? नहीं, श्रुति कह रही है अपनी शादी में भंडारा चलवा देना। मैं कह रही हूँ हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, पेस ऑफ लर्निंग इज, यानी कि अधिगम की गति।
बताइए। पेस ऑफ लर्निंग यानी रेट ऑफ लर्निंग भी इसको कहा जा सकता था। पहला ऑप्शन है डिपेंडेंट सोनली ऑन पर्सनल फैक्टर्स। पर्सनल, देखिए दो प्रकार के फैक्टर्स होते हैं लर्निंग में, एक होते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स, दूसरे होते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं बट दो कैटेगरीज में होते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग यानी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग यानी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। दो प्रकार होंगे इसके, पर्सनल फैक्टर्स यानी व्यक्तिगत कारक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ये आपसे पूछा जा सकता है 1 नंबर में और पूछा जा चुका है, तभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। व्यक्तिगत कारक क्या हो सकते हैं, लिख लेना कहीं। मैं ये वैसे पीडीएफ में ऐड करा करके भिजवा दूंगी, बट वो पीडीएफ कब आएगी, शायद सैटरडे संडे को आ जाए, शायद कल रात को मैं मम्मी के पास रुकूं हॉस्पिटल में तो वहां बैठ के कर दूंगी। वातावरण, क्योंकि रात को नींद तो आती नहीं है। वातावरणिक या वातावरणीय पर्यावरणिक कारक, ऐसा कुछ लिख लेना, ठीक है ना। बच्चे से जुड़े हुए कौन से हो सकते हैं, अब जो पर्सनल फैक्टर्स हैं वो बच्चे से जुड़े हुए होंगे, क्या होंगे, बच्चे की एज हो सकती है ना, और क्या हो सकता है, उसका जेंडर हो सकता है। वैसे जेंडर यहाँ मैटर करेगा नहीं उतना, प्रभावित तो करेगा बट ये उतनी जरूरी चीज नहीं है कि हम इसको मेंशन भी करें। एज हो सकता है, उसका इंटेलिजेंस का लेवल हो सकता है ना, उसका इंटरेस्ट हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर चीज में, ठीक है ना। हालांकि इंटरेस्ट भी काफी हद तक जो है आपके एनवायरनमेंट से संबंधित होता है, और भी ऐसे कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो उसकी पर्सनालिटी से संबंधित है या पर्सनल एस्पेक्ट बच्चे से संबंधित है। इंटरेस्ट भी लिख सकते हो यहाँ आप, और भी कुछ भी लिख सकते हो। एनवायरनमेंट क्या है, आपकी ट्रेनिंग या टीचिंग मेथड्स कैसे हैं या टीचर्स कैसे हैं, ये सब एनवायरनमेंट का हिस्सा है। स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है, ये सब एनवायरनमेंट का हिस्सा है। किस मेथड से पढ़ाया जा रहा है, वो सब एनवायरनमेंट का हिस्सा है। तो समझते हैं कहानी है क्या। अगर हम बात करें अधिगम की गति की, तो अधिगम की गति डिपेंडेंट है सिर्फ पर्सनल फैक्टर पे, यानी बच्चे का इंटरेस्ट है कि नहीं, उसकी एज क्या है, एज के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं या नहीं, ऐसा नहीं है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी मैटर करेंगे। सोनली ऑन एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ टीचिंग मेथड का ही खेल है, बच्चे का पर्सनल इंटरेस्ट या उसके पर्सनल फैक्टर्स भी प्रभावित करेंगे सीखने को। इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ पर्सनल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यानी दोनों से स्वतंत्र है, ना तो पर्सनल फैक्टर प्रभाव डालते ना एनवायरमेंटल, मतलब फिर कौन से तीसरे, कहां मार्स से आ रहे हैं क्या फैक्टर्स, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, अभिषेक पढ़ लेते। डिपेंड, यहाँ मजाक सिर्फ मैं करती हूँ क्लास में हमारी, है ना, और ये निशा भी करती हैं। डिपेंडेंट ऑन इंटरेक्शन ऑफ पर्सनल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यानी कि व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर है। भाई ये जो पर्सनल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं ये इंटरेक्ट करते रहते हैं, किसी क्षेत्र में पर्सनल फैक्टर ज्यादा हावी हो जाएगा और किसी में एनवायरमेंटल, ठीक है ना। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन ऑफ स्टूडेंट्स, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस ऑफ स्टूडेंट्स डैश, क्या है भाई ये, शुड बी डिस्करेज्ड बाय इग्नोरिंग देम, यानी बच्चों को अनदेखा कर दो तो ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस जो है वो बन जाएंगे, या फिर नॉट रिलेटेड टू देयर एक्सपीरियंस, आर ऑलवेज एक्सट्रीमली erroneous and represents irrational thinking, illustrates their naive theories constructed in the process of meaning making। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद छुट्टी है आपकी, आप अपने घर जा सकते हैं। कई लोग अपने घर ही होंगे और लाइक शेयर करके जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे, यहाँ पे ऐसे जाने पे कृपा रुक जाती है। देखिए एक बार फटाफट से बताइए, जवाब दीजिए। अच्छा, धन्यवाद सुरभि कुमारी। 30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस में के टाइम, यार इतनी थकान होती है ना, आज तो नींद आई जा रही है ऐसा लग रहा है। देखिएगा आज मैं जल्दी भी उठ गई थी, 2:30 बजे उठ गई थी, 9 बजे तो सोई थी। देखिए फटाफट बताइए, और तब से इतना सारा काम था। देखिए एक बार फटाफट से बताइए। डी ऑप्शन, ये जो शादी पे ज्ञान दे रहे हैं लोग, ये उत्तर सही नहीं दे पा रहे हैं, देख रहे हैं, डी ऑप्शन कह रहे हैं कई लोग। चलिए मान लिया 90% लोग कह रहे हैं। अब ये जो ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन है, इस पे 1 नंबर का ही क्वेश्चन आता है हमेशा, और आसान क्वेश्चन आता है, बस इसका नाम बदलते रहते हैं, ये हर बार आता है, आपका सिलेबस में है। ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस, ऑल्टरनेटिव समझते हैं ना कि भाई कौन से, जैसे मान लो बुखार हुआ है किसी को और क्रोसिन नहीं है, क्रोसिन समझते हो वो टैबलेट, तो हम क्या कहते हैं, इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढ लो यार, कुछ पैरासीटामॉल ले लो, या फिर डोलो ले लो, या फिर कुछ और ले लो, मतलब विकल्प क्या है ना। तो वैकल्पिक विकल्प ढूंढना ऑल्टरनेटिव, और कॉन्सेप्शन का मतलब है
कि वैकल्पिक अवधारणाएं बना ली है, कॉन्सेप्ट्स वैकल्पिक बना लिए हैं। जिस चीज को एक तरीके से समझना था उसको दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव समझ लिया है उसका, है ना, ऐसा हो सकता है। तो ये यहां से निकला है अगर आप ऑल्टरनेटिव को समझें तो ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस का मतलब है वैकल्पिक अवधारणाएं। क्या है ये? वैकल्पिक अवधारणाएं। अवधारणाएं, ए लगाना हो, ये लगाना हो, जो मन करे लगा लो, ठीक। तो अब ये वैकल्पिक अवधारणाओं के कई सारे नाम हैं, वो हमें याद रखने हैं। इन्हीं को हम नाइव कॉन्सेप्शंस कह देते हैं या नाइव कॉन्सेप्ट्स कह देते हैं। नाइव का मतलब होता है जिनमें अनुभव की कमी हो, है ना। और क्या कहते हैं इनको भाई, फटाफट से बताओ। ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस, नाइव कॉन्सेप्शंस, और एक और भी कुछ कहते हैं। अभी मेरा ब्रेन बहुत ज्यादा टायर्ड है तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। इसका ही एक और नाम भी कुछ है, जो बताएगा उसको 2 रुपए का इनाम होगा, और जो हम देते नहीं है, बस कहते ही हैं। बताइए एक बार, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस, नाइव कॉन्सेप्शंस, और बताना चाहेगा कोई? किसी का मन कर रहा है बताने का? इनको रॉन्ग कॉन्सेप्शंस नहीं कहते, ये भी लिख लेना साथ में। रॉन्ग कॉन्सेप्शन नहीं कहते, पहले रॉन्ग कहते थे, आज के समय पे नाम बदल दिया गया है। रॉन्ग कॉन्सेप्शंस नहीं, ये गलत होते हैं बच्चे के ज्यादातर कॉन्सेप्ट जो ऐसे होते हैं जो उसने ऑल्टरनेटिवली बना लिए हैं, बट हम इनको रॉन्ग ना कह करके क्या कहते हैं? ऑल्टरनेटिव कहते हैं, या फिर नाइव कहते हैं, या एक और नाम है जो आप और मैं अभी ढूंढ नहीं पा रहे हैं। किसी मिसकॉन्सेप्शन भी नहीं कहते हैं, मिसकॉन्सेप्शन भी बहुत ही पॉजिटिव नाम नहीं है, बट फिर भी एक हद तक रॉन्ग की जगह मिसकॉन्सेप्शन यूज कर सकते हो। और भी एक और भी वर्ड है जो याद नहीं आ रहा है यार, उनका नी ट्रांसप्लांट हुआ है, जूही 1 साल से चल रहा है ये प्रोसेस, बहुत ही। 3 रुपए दीजिए मैम। मिसकॉन्सेप्शन नहीं, वो नहीं आप आंसर कर पा रहे हो जो मेरा ब्रेन में है। पैसिव, नैरो, नहीं 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 नहीं, नाम ना ऐसे नहीं होता। डाइवर्स तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, है ना, डाइवर्स नहीं कहेंगे। गवर्नमेंट एडेड में वैकेंसी निकलती है यार, 1000 बच्चों के लिए 1 कप चाय भेज दी किसी ने, बहुत बढ़िया। सब्स्टिट्यूट भी नहीं कहेंगे क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट नहीं है। इंट्यूटिव भी कह सकते हो कुछ हद तक, सब्स्टिट्यूट नहीं कहोगे क्योंकि ये सही कॉन्सेप्ट नहीं होते बच्चे की गलती होती है इसमें कहीं ना कहीं, ये साइंटिफिकली सही नहीं होते, बट इनको रॉन्ग ना कह के ऑल्टरनेटिव कह देते हैं हम। हद से हद मिसकॉन्सेप्शन कह सकते हैं, है ना। अदरवाइज चलो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, मुझे याद आ जाएगा जब, मिसकॉन्सेप्शन, क्योंकि ये नाम बदल के हर बार पूछ लेता है। नहीं तो ऑल्टरनेटिव से पूछेगा, अगर आपसे ज्यादा पंगे लेने हुए तो नाम कोई और भी दे सकता है। तो आप समझ जाना कि कौन से कॉन्सेप्ट्स की बात हो रही है। बेसिकली बच्चे को कुछ मिसकॉन्सेप्शन हो जाते हैं, नाइव कॉन्सेप्ट्स वो अपनी दुनिया अपने अनुभव के आधार पे इंट्यूटिवली बना लेते हैं, उसको हम ये कहते हैं ये ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन है। इसको रॉन्ग ना कह के कि दूसरा तरीका है सोचने का इस चीज के बारे में। जैसे जब उसको लग रहा है कि जब ट्रेन चलती है तो पेड़ भी साथ साथ चलते हैं, ये उसका ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन है जो उसने बनाया है। ये है गलत, लेकिन ये चर्चा करके आपको क्लास में चैलेंज करके डिस्कशन करके ठीक कराना होगा, ठीक है ना। तो हम इस बात पे उसको खुश रखते हैं, या हम इस बात पे खुश होते हैं कि बच्चे ने एटलीस्ट दूसरे पर्सपेक्टिव में सोचा तो सही, है ना, एटलीस्ट वो सोच तो रहा है, वो उसकी अपनी वैकल्पिक, उसने अपने अनुभव के आधार पे सोचा, चाहे गलत ही सोचा हो, बट सोचा तो है। तो इसलिए ऑल्टरनेटिव कहते हैं इसको। ये होते गलत हैं। तो जैसे पेड़ भी चलते हैं, जबकि पेड़ साथ थोड़ी चलते हैं ट्रेन के, या फिर बच्चे ने अपने अनुभव के आधार पे, आप पढ़ा रहे हैं वाटर इज कलरलेस, कि पानी रंग विहीन होता है, जबकि बच्चा कह रहा है नहीं ग्रीन कलर का होता है पानी, मैंने तो ऑरेंज देखा है ग्लूकॉन डी वाला पानी। तो ये क्या हुआ, ये उसने अपने अनुभव के आधार पे एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है जो साइंटिफिकली सही नहीं है, उसको आप ठीक कराएंगे बाद में डिस्कशन के थ्रू, ठीक है ना। तो वो मिसकॉन्सेप्शन, या उसको हम ऑल्टरनेटिव या नाइव कॉन्सेप्शंस कह रहे हैं। नहीं सारी दुनिया के, हाँ इसमें देखो ट्रांसडक्टिव थॉट लग रहा है, ये इंट्यूटिव थॉट भी लग रहा है, लेकिन इसके जो 2-3 नाम है वो यही है, ऑल्टरनेटिव, नाइव, और एक और होता है मिसकॉन्सेप्शन भी आप कह सकते हो, ये भी आ जाता है पेपर में, रॉन्ग नहीं कहेंगे इसको। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं वापस। क्वेश्चन क्या कहता है समझते हैं। ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस ऑफ स्टूडेंट शुड बी डिस्करेज्ड, इनको डिस्करेज नहीं करना, नहीं तो फिर बच्चा अपने अनुभव के आधार पे बोलना बंद कर देगा कि मैं गलत हूं, इस डर से बात करना या अपना अनुभव बताना बंद कर देगा। रिलेटेड नहीं होते उनके अनुभव से, भाई अनुभव से ही तो आए। बच्चे ने कहा पानी तो हरे रंग का भी होता है, मैंने तो ऑरेंज भी देखा है, इसका मतलब उसने अपने अनुभव के आधार पर बताया, सही हो या गलत हो। आर ऑलवेज एक्सट्रीमली इरोनस, मतलब हमेशा अत्यंत गलत होते हैं, अत्यंत नहीं थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकते हैं, हमेशा अत्यंत गलत होते हैं और वो कितने इरेशनल हैं ये बता रहे हैं, नहीं। इलस्ट्रेट, ये प्री ऑपरेशनल की ही विशेषता ज्यादा है। अगर हम बात करें, बात तक भी चल सकती है ये चीज, इलस्ट्रेट्स देयर नाइव थियरीज कंस्ट्रक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। जब वो दुनिया का अर्थ निर्माण या अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपनी दुनिया को समझने में, तो अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में ऐसी सहज संरचनाओं को दर्शाता है कि नाइव, सहज रूप से, यानी इंट्यूटिवली उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर कुछ विकसित कर लिया है जो चर्चा करके ठीक हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, इसको सही माना जाता है। आगे बढ़ेंगे
क्वेश्चन नंबर 30, आखिरी सवाल है आज के लिए। मिसकॉन्सेप्शन जिसने बताया उसको 2 रुपए तो नहीं, हम 1 रुपया देंगे क्योंकि वो काफी हद तक सही बता पाए। While teaching a concept, it is important to avoid, यानी कि जब आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं तो क्या अवॉइड करना चाहिए। पहला ऑप्शन है मेकिंग कनेक्शंस अमॉन्ग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉन्सेप्ट। भाई बिल्कुल कनेक्शन तो कनेक्ट करके पढ़ाना चाहिए। जैसे हम प्याजे डिस्कस करते हैं तो 4 फैक्टर्स बताएंगे, उन 4 फैक्टर्स को फिर मैं जोड़ती हूँ 4 स्टेजेस से, उन स्टेजेस में भी चीजें होती हैं जो जुड़ी हुई होती हैं, तो ऐसे तो पढ़ाते हैं कॉन्सेप्ट कनेक्ट करके। बात तो सही है, तो ये तो गलत हो गया, हमें तो गलत पूछा है। हाईलाइटिंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये भी सही है कि इस चीज का भाई धूप पड़ती है तो कपड़े जल्दी सूखते हैं, ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। गिविंग नॉन एग्जाम्पलर्स रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट, नॉन एग्जाम्पलर्स भी अच्छी बात होती है कि इनडायरेक्ट, जो डायरेक्ट नहीं है उसके बारे में इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो ये भी सही है, हिंट के रूप में काम करेंगे। प्रेजेंटिंग द कॉन्टेंट ऑफ कॉन्सेप्ट डिस्कनेक्टेड चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सबसे गलत तरीका है कि आप कॉन्सेप्ट को तोड़ के पढ़ा दें। एक कॉन्सेप्ट से दूसरा कॉन्सेप्ट जुड़ ही नहीं पा रहा, कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा टीचर, तो समझ में कहां से आएगा, रट्टा लगाना पड़ेगा। तो ये सबसे खराब तरीका है, ये गलत है, इसीलिए सही है क्योंकि ये गलत है, क्योंकि हमसे पूछा ही गलत था। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर यहाँ पे, कि ये कोई तरीका नहीं है कि आप डिस्कनेक्ट करके टुकड़ों में तोड़ के प्याजे के बारे में एक चीज बताई आज, दूसरी चीज बताई पेपर के बाद, तो कनेक्ट तो हो नहीं पाई दोनों चीजें। भाई स्टेज पढ़ाने से पहले 4 फैक्टर पढ़ाने थे, उन 4 फैक्टर से कनेक्ट करना था, लेकिन ज्यादातर लोग स्टेजेस से शुरू करते हैं, तो ये क्या हुआ, वो डिस्कनेक्टेड तरीका हो गया। ठीक, आउट ऑफ 30 कितने ठीक हुए वो आप कमेंट करके बताएंगे, लाइक शेयर ना किया हो तो वो भी कर दिए। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने ठीक हुए हैं वो बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे कि कितने ठीक हुए हैं आउट ऑफ 30। कल हम कोहलबर्ग के क्वेश्चंस करेंगे होपफुली, है ना। 28, 26, 27 आंटी जी अभी ठीक नहीं हुए हैं क्या? हाँ, रूपा अभी लेफ्ट, उनका जो नी है उसका हुई थी सर्जरी, अभी राइट की हो रही है इस बार, तो अभी ठीक हो जाएंगी होपफुली। ये लास्ट सर्जरी हो, पिछले 1 साल में 3 सर्जरी हो चुकी हैं। चलिए खैर, 24 आउट ऑफ 30, 27 आउट ऑफ 30, 30 आउट ऑफ 30, 27 आउट ऑफ 30। मेरा आज बहुत गलत हुआ है, मूड ऑफ है आज, कोई बात नहीं ज्योति, एक बार इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ना, मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी, डोंट वरी, है ना। निशा मैम के दर्शन हो जाते तो धन्य हो जाते। अच्छा जी, ज्यादा पढ़ाई होती है, आ जाओ निशा, आ जाओ, जितनी तुम सज के आई हो, आ जाओ फटाफट। लाओ लैपटॉप भी दे दो हमें, हमारे लैपटॉप की कोई इज्जत नहीं, तुम्हें बुला लिया तो है, वैसे भी ये राहुल को गिफ्ट कर देंगे, निशा मैम के दर्शन करा देंगे। खैर, और ऐसे पढ़ते रहेंगे, थोड़ा हंसी मजाक होता रहना चाहिए, लाइट माहौल। आ जाओ, है क्या बोल नहीं सकती तुम, हंसी आ रही तो हंस लो, यहाँ आके हंस लो, है मजे करते रहते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसे ही हंसी मजाक में पढ़ाई होती रहनी चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए सिर्फ कैमरा से मैं बात कर रही हूँ। हाँ, आ जाओ, कोई बात नहीं। चलो बस निशा को ऐसे दिखाएंगे। निशा मिल चुके हो यार, आप कितना व्लॉग्स में मिल चुके हो, कितना उसमें मिल चुके हो, क्या शॉर्ट्स में किसी ने डाला हुआ था शायद, मैं देख रही थी, किसी और सेशन में भी मिल चुके हो, है ना। तुम्हें भी पिन कर दूं, कुछ नहीं समझ पा रही हूँ। हाँ चलो ठीक है, ओके, बाय बाय, टाटा बाय बाय, टाटा है नहीं, बाय बाय, मैं थकी हुई हूँ अभी, टेक केयर, गुड नाइट, कल मिलते हैं।